गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने टेंथ क्लास का एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट ला के 11th क्लास में प्रोग्रेस कर चुके हैं, अपने माता पिता के नाम को रोशन कर चुके हैं। और 11th में भी 12th में भी आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है और क्या करना है, रिजल्ट्स को बहुत ही अच्छा बनाना है। और इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, 11th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो 11th की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। या तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे या फिजिकल पढ़ रहे, आपको माइंड को कंसंट्रेट करना है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस टॉपिक का नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 12th चैप्टर नंबर क्या है, 12th नंबर चैप्टर है। इसका नाम क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। एनसीईआरटी में अगर हम लोग चैप्टर नंबर देखें तो क्या है, 12th नंबर है। टॉपिक का नाम क्या हो जाता है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जीओसी। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको सारी चीजें जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी जनरल जो भी सामान्य चीजें जो होती है उसको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और इसको और भी नामों से हम लोग जानते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही केमिस्ट्री जो है वो क्या करता है, आपकी बेसिक्स को मजबूत करता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है कि आप कैसे और ये आगे अच्छे से रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट है क्लास, इसलिए हिदायत दे देते हैं कि आप लोगों को लेक्चर देखने के क्रम में कॉपी और कलम को लेके साथ में बैठना है। और इस क्रम में आपको क्या करना है कि नोट्स को बनाते चलना है। जहां ज्यादा लिखा हुआ मिल जाए वहां क्या करना है कि रोक लेना है वीडियो को, उसके बाद उसको नोट करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको जितने सारे क्वेश्चंस यहां दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में तुरंत डालना है और उसके बाद उसमें क्या आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा फिर से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं, चैप्टर नाम लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले केमिस्ट्री होता क्या है, क्या है, केमिस्ट्री होता ही क्या है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री अगर ही नहीं जाना और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया तो फिर होगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहा है, क्या होता है केमिस्ट्री, तो फिर क्या होगा, सभी मजाक का पात्र बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री होता क्या उसके बारे में जानते। देखिए केमिस्ट्री क्या करता है, वो दो लाइन में हम लोग समझते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with preparation, properties, structure and usage of any substance, of the substance is called chemistry। क्या कहता है कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं, तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ध्यान देना। हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते थे, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलता था तब क्या करता था, पदार्थ का फॉर्मेशन करता था। ठीक है, यौगिक का फॉर्मेशन करता था, पदार्थ या सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता था। तो ये क्या कहते हैं कि अगर ये जो साइंस का ऐसा ब्रांच जो कि क्या करता हो, प्रिपरेशन, उसके प्रिपरेशन के बारे में बताता हो कि इसको कैसे बना रहे, कोई भी पदार्थ है तो उसका बना कैसे रहे हम। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुण कैसे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे तत्व के बारे में, या क्या कहते हैं धातु अधातु में क्या पढ़ते थे कि इसके गुणधर्म कैसे हैं,
भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, तो उसके वही प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करना है, स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका आकार प्रकार कैसा है। कोई भी अगर कंपाउंड दे दिया तो उसका आकार प्रकार कैसा है, उसके बारे में भी पढ़ना होता है। और क्या कि उसका उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में कहाँ करते हैं, उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये सारी बातों को जो ब्रांच बताता है साइंस का, वह भाग जो क्या बताता है कैसे बनाएंगे, उसका गुण कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, उसका उपयोग क्या है, ये सारी बातों को जो ब्रांच बताता है उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो साइंस का वह भाग जो कि क्या बताता है कि कोई भी पदार्थ को कैसे बनाएंगे, उसका गुण कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, उसका उपयोग कैसा है, ये सारी बातों को जो बताएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। तो दिमाग में सेट कर लीजिए, केमिस्ट्री क्या होता है, कोई भी कंपाउंड्स या कोई भी क्या सब्सटेंस का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर और यूजेज के बारे में बताता है, दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि हम लोगों ने जान लिया कि केमिस्ट्री होता है क्या, इसके बाद क्या जानना है कि आपको केमिस्ट्री जो आया कहां से। कोई ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके नाम से केमिस्ट्री हुआ, नहीं ऐसे तो अपने आप तो केमिस्ट्री आया नहीं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, एंटोनी लेवोजियर। लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है कि इसमें जैसे कोई भी चीज है तो उसको जन्मदाता, मतलब उसको आगे बढ़ाने वाला, उसका नाम देने वाला कौन है, तो उसका नाम देने वाला क्या है, एंटोनी लेवोजियर। इसी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, देन यू हैव टू से एंटोनी लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। व्हाई द फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं, इज द फादर, क्योंकि अभी भी वही फादर है, कोई दूसरा चेंज नहीं हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री क्या होता है, कौन फादर ऑफ केमिस्ट्री है, ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते किसकी ओर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में हल्का देखते हैं। और ये जो चैप्टर हम लोग जीओसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो बेसिक्स पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको पता ही 11th का कैसा एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके, 7 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आप इजीली से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही इजी ढंग से। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है कि ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं, 3 भाग आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे आप साइंस के कितने भागों को पढ़े थे, 3 भागों को पढ़े थे। कौन कौन से, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों भाग को आप पढ़े थे किसमें, 10th क्लास के साइंस में। लेकिन अब जो है 11th क्लास, 12th क्लास के केमिस्ट्री में आपको 3 भाग पढ़ना है। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट भाग होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, दूसरा भाग जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, और तीसरा भाग जो होता है वो फिजिकल होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ठीक है, तो ये बातें आती है आपको कितने भागों में बांटा गया केमिस्ट्री को, 3 भागों में। अब बात याद है कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, फिजिकल क्या होता है। और हम लोगों ने ऑर्गेनिक ही क्यों स्टार्ट किया, ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक ही एक ऐसा मात्र पार्ट है जिससे 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका टोटल मार्क्स कितना है, 70 मार्क्स है। ठीक है, उसमें से 28 मार्क्स ऑर्गेनिक से ही पूरा पूछा जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक को अच्छे ढंग से तैयार करके रखते हैं, ताकि 12th में आपके कितने 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा। 11th में भी हाईएस्ट मार्किंग वाले चैप्टर्स यही सब होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिकल में 20, या ये 20 होगा वो 22 होता है। ठीक है, फिजिकल 22 हो जाता है, इनऑर्गेनिक 20। तो देखिए कि आप अगर सबसे ज्यादा देखते हैं तो क्या है, ऑर्गेनिक कितने 28 मार्क्स, इनऑर्गेनिक कितना है 20, और फिजिकल कितना है 22।
अगर आप ऑर्गेनिक को एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार करके रखते हो तो आपका क्या होता है कि आपका पास मार्किंग कितना चाहिए, जो बच्चे फेल हो जाते कहता है केमिस्ट्री बहुत टफ है टफ है टफ है, तो वो बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो उसको कितना लाना होता है, कम से कम 23 मार्क्स लाना होता है, ठीक है, तब वो क्या होते हैं एग्जाम में पास हो जाते हैं। अगर 23 मार्क्स है और 30 में से 28 मार्क्स आपका कौन दे रहा है, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रहा है। अगर आप ऑर्गेनिक को भी अच्छे ढंग से एग्जाम में बना पाते तो आपका क्या होगा, 23 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी ये जितने भी ब्रांच उसमें से क्या करना है कि ऑर्गेनिक ही है तो इसको बहुत बेहतरीन ढंग से करें, फिजिकल है तो उसको भी अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा तो ऊपर भी तो कुछ तो अच्छा होगा। इनऑर्गेनिक है इसको भी बहुत अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, जो नहीं अच्छे ढंग से कर पाएगा तो कुछ तो करेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सारे चैप्टर्स को, सारे जो भी ब्रांच है वो सारे ब्रांच को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ और भी बात है कि ऑर्गेनिक होता क्या है, इसको कहते हैं कार्बनिक कार्बन, कार्बनिक कार्बनिक रसायन, ठीक है, इसको अकार्बनिक कह देते हैं। अकार्बनिक मीन्स क्या कहा जाता है कि देखिए ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक जो होता है ऑर्गेनिक में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना होता है। ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ना होता है, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड जो है उसी के बारे में पढ़ना होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जब भी आपका इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक क्या करना है कि आपको कार्बन के हटाकर और भी जितने सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ वो सारे किसमें आ जाता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। और उसके बाद आपका फिजिकल जो है उसमें क्या आ जाता है, जो भी सारे प्रिंसिपल थ्योरम प्रमेय ये सारी चीजें, जो भी सारी चीजें दिया गया वो सारी चीजें आपको फिजिकल में पढ़ना है। यहाँ तक कि न्यूमेरिकल, सारा न्यूमेरिकल्स कहाँ डील करना है आपको फिजिकल में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे, इसलिए बोलता है ना बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो इसके थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करके रखेंगे, न्यूमेरिकल नहीं भी बना पाएंगे तो यहाँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, उसके आंसर को सॉल्व करेंगे, उसका क्या होगा बेड़ा पार होगा, बहुत अच्छे मार्क्स से वो रिजल्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे फिजिकल किसको कहेंगे, जो फिजिकल में क्या करता है कि उसके प्रिंसिपल्स, कोई भी कंपाउंड है उसके टेक्निक्स ये सारी चीजों के बारे में बताता है, उसी को हम लोग फिजिकल कहेंगे। इनऑर्गेनिक किसको कहेंगे, जो ऑर्गेनिक के अलावा और भी सारे एलिमेंट्स के बारे में बताता है उसको इनऑर्गेनिक कहेंगे। ऑर्गेनिक किसे कहेंगे, जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में बताता है उसे क्या कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बातें क्लियर हो गई किसे क्या कहते हैं। अब बात रहा कि हम लोग जब केमिस्ट्री जान गए, उसके ब्रांच के बारे में जान गए, तो क्या क्या रह गया कि एक एक करके स्टार्ट करते, तो हम लोगों ने देखा सबसे हाईएस्ट मार्किंग वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ऑर्गेनिक। तो हम लोग कुछ क्या करते हैं कि पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक को, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और भी सारे चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। आपको आराम से पढ़ना है और क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है, जहां भी जितने भी सारे क्वेश्चंस मिले एनसीईआरटी या आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछा जाए तो वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते किसे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते किसे, जो क्या होता है कि सिंपल सा कि जिसमें क्या बताया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो यहां हल्का सा लिखते हैं दो लाइन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study about organic compounds, that is called organic chemistry, ठीक है। देखिए क्या कहता है यहां पे, क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड मींस यौगिक, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, कंपाउंड्स मींस यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं।
क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहता है कि वैसी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री की वैसी शाखा जो क्या करता है कि उसके बारे में स्टडी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करवाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताता है, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। कि जैसे होता है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बारे में पूरी डिटेल में सारी चीजें बताता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानेंगे। तो आप इजीली से बता सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ क्या, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर हो गई बात है? ठीक है, तो इसको नोट करते जाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताता है उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आया कहां से, कैसे था, क्या है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग टॉपिक देते हैं, हेडिंग देते हैं, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहां से आ गया, अपने से कहीं से उड़ के आ गया क्या? तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग लगाना है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। ठीक है, कैसे इसका विकास हुआ, कहां से का स्टार्ट हुआ, कौन साइंटिस्ट थे जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड का खोज किया, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन जानेंगे, उसके परफेक्ट डेफिनेशन, उसका एग्जांपल से जानेंगे, एक एक चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आया कहां। तो क्या बात है कि 1675 ईस्वी में अकॉर्डिंग टू लेमरी, कितने ईस्वी में? 1675 ईस्वी में। इन लिख देते, अकॉर्डिंग टू लेमरी इन 1675 केमिकल सब्सटेंस। पहले क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आया था, उससे पहले क्या था, क्या बोलता था कि कोई भी क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस were divided into 3 parts। क्या किया गया था? 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, क्या बात होता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? लेमरी। ठीक है, और वो साइंटिस्ट क्या किए थे कि 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में केमिकल सब्सटेंसेस, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड आया ही नहीं था। पहले क्या था कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता, तो उन सब्सटेंसों को क्या किया कि उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने? 3 भागों में डिवाइड किया। तो कौन कौन से भाग थे वो देखते हैं। तो पहला था एनिमल सोर्सेस, एनिमल सोर्स लिख सकते हैं या एनिमल सब्सटेंस, एनिमल सब्सटेंस। ठीक है, एनिमल सब्सटेंस। दूसरा क्या था? प्लांट सब्सटेंस, प्लांट सब्सटेंस। तीसरा जो था आपका वो क्या था? मिनरल सब्सटेंस, मिनरल सब्सटेंस। ठीक है, क्या कहा कि इन्होंने कि जितने भी सारे केमिकल सब्सटेंसेस थे उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था कि एनिमल सब्सटेंस, दूसरा क्या था? प्लांट सब्सटेंस, और तीसरा जो था वो क्या था? मिनरल सब्सटेंस। 3 भागों में बांट दिया था। अब ध्यान दीजिए, हल्का सा ध्यान देना है कि आपके 3 भाग में से क्या है कि 2 जो भाग हैं वो क्या है? लिविंग वाले हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सब्सटेंसेस हैं। और तीसरा जो है वो क्या है? नॉन लिविंग। लिविंग नॉन लिविंग समझ में आ रहा है ना? क्या होता है कि पहला दूसरा जो है वो क्या है? जीवित प्राणियों से लिया गया था,
वैसा सब्सटेंस जो क्या किया गया था, जीवित प्राणियों से, पेड़ पौधे से या जीव जंतुओं से लिया गया था, उसी को क्या कह रहे थे, लिविंग सब्सटेंस कहते थे। और क्या था कि तीसरा जो था वो क्या था, मिनरल, जो हम लोग जमीन से खोद के, मतलब निर्जीव जिसको बोलते हैं, सजीव ना बल्कि क्या, निर्जीव, नॉन लिविंग, वो जमीन से खोद कर निकाल देते माइंस के रूप में। तो वो सारे सब्सटेंस को क्या होता था, मिनरल सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या होता था, एनिमल सब्सटेंस, प्लांट सब्सटेंस, इसने तीन भागों में बांट दिया। इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्सटेंस को रखा वो हल्का सा देखना है। इसको क्या कहते हैं, which are obtained from plant, एनिमल है ना, तो फ्रॉम एनिमल्स। क्या कह रहा है कि वैसे सब्सटेंस जिसको हम लोग कहां से प्राप्त कर सकते हैं, एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एनिमल सब्सटेंस में एनिमल से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि आप अंडा खा रहे हैं, तो अंडा में प्रोटीन मिल रहा है, तो वो प्रोटीन का क्या नाम होता है, एल्बुमिन, ALBUMIN। तो एल्बुमिन आपको कहां से मिल रहा है, अंडे से, जो कि कौन दे रही है, मुर्गी दे रही है। तो वो कहां से प्राप्त हो रहा है, एनिमल सब्सटेंस से, एनिमल से प्राप्त हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, एनिमल सब्सटेंस। ठीक है, आपको क्या है, फैट्स चाहिए, तो फैट्स कहां से मिल रहा है, चर्बी, एनिमल से मिल रहा है। ठीक है, खस्सी का हो या किसी का भी हो, तो वो कहां से मिल रहा है, एनिमल से। तो वो किसके सोर्स कहां से प्राप्त हो रहा है, एनिमल सब्सटेंस से। ठीक है, उसके अलावा क्या है, घी अगर ले लें तो वो भी कहां से प्राप्त हो रहा है, एनिमल सब्सटेंस से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि कहां से हम लोग प्राप्त करते हैं, एनिमल से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि प्लांट सब्सटेंस, प्लांट सब्सटेंस कैसे किसे कहते हैं, which are obtained, which are obtained मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, which are obtained from animals। ओ, फ्रॉम क्या है, प्लांट्स, किसके बारे में लिख रहे हैं, प्लांट। तो which are obtained from plants, जिसको हम लोग कहां से प्राप्त कर सकते हैं, प्लांट से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट्स के सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, प्लांट सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या, शुगर, चीनी, गुड़, ये सब सारी चीजें आप कहां से प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधे से ना, छोटे छोटे पौधे से प्राप्त कर रहे हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक, ठीक है, सिट्रिक एसिड कहां से प्राप्त कर रहे हैं, नींबू से। नींबू कहां पल रहा है, प्लांट से। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात है। ठीक है, फ्रूटोज ले लीजिए, फल से, फ्रूटोज कहां से प्राप्त कर रहे हैं, प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वन क्या था, मिनरल सब्सटेंस। तो सिंपल बात रखना है, मिनरल मींस क्या होता है, माइंस, माइंस मतलब जमीन के नीचे से, जो भी सारी चीजें हम लोग जमीन के नीचे से प्राप्त कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो लिख सकते हैं which are obtained, which are obtained from mineral या माइंस, मिनरल या लिख सकते हैं किससे, माइंस से। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मिनरल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं कुछ भी, फेरस, कोबाल्ट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, जो भी लेना है, जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जमीन के नीचे से प्राप्त कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल सब्सटेंस। तो हम लोगों ने समझा क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का विकास कहां से स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में क्या था कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना ही नहीं था, उससे पहले क्या था कि आपका सिंपल था, जो सब्सटेंस होते, केमिकल्स जो होते हैं, उसको तीन भागों में लेमरी ने बांटा। कितने ईस्वी में, 1675 ईस्वी में। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या किया कि तीन भागों में से कौन कौन सा, एनिमल सब्सटेंस, प्लांट सब्सटेंस, मिनरल सब्सटेंस में बांटा। ठीक है, तो इसमें से क्या किया कि दो को क्या था कि सिंपल सा एनिमल और प्लांट सब्सटेंस, इसमें क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म,
सजीवों के ग्रुप में रखा था, दोनों सजीव था, और मिनरल्स जो था वो नॉन लिविंग था। ठीक है, अगर आप इसको क्लियर करना चाहें तो इसको और भी क्या कर सकते हैं कि जो लिविंग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, आगे और भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। जो कि कहां से प्राप्त हो रहा है, एनिमल से, पेड़ पौधे से, दोनों से जो प्राप्त होता है कंपाउंड्स उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए जितना भी सारा कंपाउंड्स है आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है, ये पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से ना प्राप्त होकर कहां से प्राप्त हो रहा है, माइंस से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो सिंपल से छोटी सी बातों को याद रखना है कि जिसको हम लोग कहां से प्राप्त करें, पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त करें, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो लेमरी ने कितने भागों में डिवाइड किया था, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेमरी के अनुसार जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बीच ऑफ द फ्लावरिंग्स आर प्लांट सब्सटेंसेस, कि नीचे दिए गए सब्सटेंस में कौन से सब्सटेंस हैं जो क्या है, प्लांट सब्सटेंस है। तो प्लांट से प्राप्त हो रहा है जो भी क्या है, गुड़ हो, चीनी हो, फ्रूक्टोज हो, सिट्रिक एसिड हो, और भी सारी चीजें, तो उसको क्या करना है, प्लांट सब्सटेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना है हिस्ट्री में ही वाइटल फोर्स थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इसी में दीजिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं जीव शक्ति सिद्धांत, जीव शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत। ठीक है, जीव शक्ति सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में हल्का सा जानते हैं। ठीक है, तो क्या किया था, फिर से इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेते हैं, किसने दिया था, कब दिया था, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आपके। तो क्या था, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जेलियस इन कितने में, 1815 ईस्वी में, 1815। ठीक है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जेलियस। देखिए यहाँ पे बात क्या हो गई कि एक नया थ्योरी इन्होंने दिया था। इसी थ्योरी के अंतर्गत क्या किया था, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम का विकास किया था। उससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानता नहीं था। जैसे हम लोग प्रीवियस जो देखे 1675 वाले साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं कहा ही नहीं, उन्होंने क्या कह दिया, केमिकल सब्सटेंस। लेकिन जब ये आए बर्जेलियस, तो 1815 ईस्वी में जब आए तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये सारे, तो इस थ्योरी को किसने दिया था, बर्जेलियस ने। कब दिया था, 1815 ईस्वी। ठीक है, तो इसके अनुसार वाइटल फोर्स थ्योरी जो था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all the organic compounds are synthesized in the presence of mysterious force, जिसको आप लोग किस फोर्स के नाम से जानते हैं, वाइटल फोर्स, which is present only
इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या क्या बात हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था इन्होंने, वर्जेलियस ने। तो उस थ्योरी के अनुसार उसने क्या कहने का प्रयास किया, ध्यान देना है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस जो कंपाउंड पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो कंपाउंड्स क्या होता है कि प्राप्त करते हैं कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स। मिस्टीरियस फोर्स मतलब वाइटल फोर्स, कि ये अगर उपस्थित है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहां बात रह गई आपका नया फोर्स की मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स होता क्या, क्या होता है कि जीव जंतुओं या पेड़ पौधे में इंटरडली एक ऐसी प्रकृति होती है, उसके अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जो हम लोग को दिखता ही नहीं। जैसे मान लिया जाए कि अंडा ही ले रहे तो उसमें एक स्पेशल प्रकार का फोर्स है जो कि क्या है, हम लोग को एनर्जी दे रहा है। मींस प्रोटीन हम लोग ले लेते हैं, उससे खा रहे तो उसमें क्या हम लोग को दिख रहा है कि प्रोटीन है, नहीं ना, तो उसके अंदर एक स्पेशल फोर्स है जो कि हम लोग को क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। फल ही खा रहे तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है। तो ये क्या है कि हम लोग को एनर्जी के रूप में देता है जो कि हम लोग को दिखता नहीं है। तो वही क्या हो जाता है कि आपका मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो वही क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग निर्माण करना चाहे तो ये फोर्स होगा तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण होगा, अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या कहता है कि ये जो होते हैं मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स जो होते हैं वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं, जीवित पेड़ पौधे जीव जंतु, वो सारे में प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा किसी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होते। सजीवों में ये प्रकृति जो होती है वो प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, उसके अलावा निर्जीवों में ये सारी चीजें नहीं होती। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या कहता था कि उसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल फोर्स होते हैं जिसके प्रेजेंस में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करते जाना है ताकि आपको क्या है होगा कि नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। नोट्स बनाया हुआ रहेगा तो कभी भी एग्जाम टाइम में भी आप एक बार रिवीजन करके क्या कर सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से दिमाग में ला सकते हैं। उस टाइम पूरा वीडियो आप नहीं देखने का टाइम रहेगा। ठीक है, और क्या बातें कहा था, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आर नेचुरल, which cannot be created या फॉर्म्ड या प्रिपेयर्ड। कोई शब्द लिख सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, देखिए कितना बड़ा बात बोल दिया। किसने बोला, वर्जेलियस ने, जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। उसने क्या कहा कि जितने भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे कंपाउंड्स क्या हैं, नेचुरल, पहले से प्राप्त है, हम लोग उसको बना नहीं सकते। ठीक है, इसने इस बात को एकदम एक्सप्लेन करके एकदम दावा कर दिया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल है, पृथ्वी में पहले से अवेलेबल है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग नया ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। किसने बताया, वर्जेलियस ने, वाइटल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, और उसने क्या कहा कि मनुष्य तो इसको एकदम बिल्कुल नहीं बना सकता, ह्यूमन बीइंग्स तो बना ही नहीं सकता इसको, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको ह्यूमन बीइंग्स बना ही नहीं सकता, वो क्या है, पहले से प्राप्त है वही है। ये बातें क्या हुआ, कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट जो थे वो सुन रहे थे। उन्होंने 13 साल के कठिन परिश्रम के बाद, देखिए 1800 कितने में दिया था, 1815 में किसने दिया था, वर्जेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया। अब इसमें क्या किया कि एक साइंटिस्ट था जिसने 13 इयर्स का मेहनत किया, तो कितना हो गया,
1828 ईस्वी। ठीक है, 13 साल की कठिन परिश्रम के बाद तो क्या हुआ कि एक नया साइंटिस्ट आया, बट इन 1828 ऑलर prepared the first organic compound। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था? डाइटिक, जैसे लिखते हैं, ध्यान देना, डाइटिक यूरिया। इन कहा? लैब में। ठीक है, इन लैब। देखिए वो बातों को सुन रहा था, दूसरा जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था? ऑलर। इसने उनकी बातों को सुन रहा था कि हाँ दावा कर रहे हैं कि नहीं बना सकते, ऐसा हो सकता है। तो इसने क्या किया कि 13 साल के कठिन परिश्रम के बाद 1828 ईस्वी में उसने क्या किया? एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर दिया। कहां पे? लैब में। आप बोल रहे थे क्या वर्जीनियस जी, आप क्या बोल रहे थे कि कोई भी बना ही नहीं सकता, जो पहले से प्राप्त है उसी को हम लोग उपयोग कर सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, बना नहीं सकते। लेकिन एक नए साइंटिस्ट आ गए जिसने क्या किया, जिसका नाम क्या था? ऑलर। उसने क्या किया? 1828 ईस्वी में एक नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर दिया जिसका नाम क्या था? यूरिया था। बात क्लियर हो गया? यूरिया मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम लोग खाद ही छिड़कते हैं। ठीक है, जो छिड़काव कर रहे हैं खाद किसमें? धान मूंग जो भी फसल है वो सब में उसी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात रहा कि इसने लैब में तो जाके फॉर्मेशन कर दिया, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन किया वो बातों को हम लोग हल्का सा देखते कि कैसे इन्होंने लैब में जाके बनाया। ठीक है, ठीक है, तो आगे क्या था कि उन्होंने लिया था अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टू SO4। अमोनियम सल्फेट को लिया था। ठीक है, उसके साथ इन्होंने लिया था पोटेशियम साइनेट KCNO। इसका नाम क्या है? पोटेशियम साइनेट। ठीक है, CYNAT साइनेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, यहां अब 11th क्लास में आपको क्या करना है? ध्यान देना एक ही वर्ड को, यहां क्या है? सल्फेट, ATE। तो ATE का मतलब क्या होता है? ATE अगर बोल रहा है तो SO4 हो रहा है, SO4 के ऊपर 2 माइनस। ITE अगर बोल रहा है तो SO3 हो जाता है, SO3 के ऊपर 2 माइनस। IDE अगर बोल दे रहा है तो S के ऊपर 2 माइनस। तो ये वर्ड्स को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब वो बच्चों वाला केमिस्ट्री खत्म हो गया, अब हल्का सा आपको ध्यान देके पढ़ना है। तो यहाँ क्या था? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट कैसे बना? तो आपको याद करना है क्या अमोनियम सल्फेट कैसे बनाते थे, मींस केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते थे। तो क्या करते थे कि अमोनियम है तो अमोनियम को हम लोग क्या करते थे? NH4 लिखते थे, अमोनियम। ठीक है, अमोनियम है तो अमोनियम लिख दिए, सल्फेट है तो सल्फेट लिख दिए। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो अमोनियम का क्या होता था? NH4 फॉर्मूला होता था। इसका वैलेंसी कितना होता था? संयोजकता 1 होता था, वो लिख दिए। सल्फेट है, सल्फेट का क्या होता था? SO4 होता था। इसका वैलेंसी कितना होता था? 2 होता था। वो याद रखना है आपको। ठीक है, वैलेंसी कितना, दोनों को क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका वाला किसके पास चल गया? NH4 के पास क्या चल गया? 2। तो देखिए NH4 का होल 2, SO4 के ऊपर कितना आ जाएगा? 1। तो 1 देखिए आ गया, 1 तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? केमिकल फॉर्मूला को लिख सकते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? अमोनियम सल्फेट को लिया और दूसरा कंपाउंड कौन सा था? पोटेशियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाए हम लोग। ठीक है, आज कीजिए क्लास 10 का एक रिएक्शन नंबर 4 क्या था? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन। ठीक है, या तो इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट। आज कीजिए सीबीएसई वाले डबल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी वाले द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट और द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या?
हल्का सा रिमाइंड कर लेते, वही बातें यहाँ करते हैं। क्या होता था कि इसका जो प्लस आयन, इधर का प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, दो भाग से बना हुआ रहता है कोई भी कंपाउंड। अब क्या करता था, डबल द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कि इसका प्लस जो है वो क्या होगा, इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा। इसका प्लस जो है, प्लस वाले पार्ट वो क्या होंगे, इसके माइनस वाले पार्ट के साथ जुड़ जाएंगे, और इसका जो प्लस है वो किसके साथ जुड़ेगा, इसके माइनस के साथ जुड़ेगा। ऐसा करते थे हम लोग इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब क्या करते थे कि आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, आयनों का चेंजेज हो जाता है। तो देखिए NH4 का क्या है, हॉल 2, तो हम लोग NH4 ले लिए, अमोनियम। हॉल 2 क्या कहते हैं, क्योंकि सल्फेट का दो वैलेंसी था, ठीक है। तो NH4 हो गया, तो उसके बाद क्या आया, यहां से CNO आ गया, अमोनियम। इसका नाम क्या हो जाता है, अमोनियम, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। देखो ये और ये आपका निकल गया, ठीक है। अब बच क्या गया, यहाँ SO4 बच गया, यहाँ पोटेशियम बच गया। तो इसको क्या कर देते हैं, इसको भी लिख देते हैं केमिकल फॉर्मूला के रूप में। तो क्या होता है, पोटेशियम का वैलेंसी 1 और सल्फेट का वैलेंसी 2, पोटेशियम का 1 सल्फेट का 2, तो कितना हो गया, K2SO4। तो यहाँ क्या हो जाता है आपका K2SO4, इसको क्या कहते हैं, पोटासियम सल्फेट, सल्फेट, ये होगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया, दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके, ठीक है। जब यहां तक पहुंचे तो हम लोगों को क्या होगा कि हम लोगों को प्राप्त क्या हुआ, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन करवाने के बाद हम लोग को अमोनियम साइनेट प्राप्त हो गया, अमोनियम साइनेट, NH4 CNO प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करा देते हैं, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मींस क्या करना है, सिर्फ रीअरेंज करके बैठा देना है, हम लोग उसमें कुछ भी नई चीजों को हम लोग नहीं जोड़ेंगे। देखिए क्या हो रहा है, NH4 है तो क्या करते हैं, NH2, ठीक है, NH2 CONH। देखिए कितना नाइट्रोजन था, 1 और 1 2, देखिए 1 1 2, कार्बन कितना, 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन कितना, 4 2 और 2 4। क्या किए, सिर्फ रीअरेंज करके लिख दिए, ठीक है। तो ये जो बना आपका, इसी का नाम है यूरिया, यूरिया खाद, यूरिया फर्टिलाइजर, ठीक है। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, कार्बामाइड, कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका क्या क्लियर हो गया, किस प्रकार से यूरिया का फॉर्मेशन किया था, किसने, ऑलर ने। क्लियर हो गया। अगर कोई भी रिएक्शन में आपका बैलेंस नहीं होता तो आप क्या करते थे, बैलेंस कर देते थे, कम अधिक है तो उसमें क्या कर देते थे, दोगुना दोगुना, या जो भी है दोगुना 3 गुना 5 गुना, जो भी करना है वो देख, पोटेशियम कितना, इधर 2 तो हमने इधर 2 लिख दिया, अमोनियम कितना, इधर 2 तो इधर हमने 2 लिख दिया, बस ये क्या हो गया, बैलेंस। तो इस प्रकार से ऑलर ने क्या किया था, यूरिया का फॉर्मेशन किया। क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग करते हैं, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हल्का सा। क्वेश्चन अगर लग जाए, which of the following, which of the following is first organic compound, first organic compound, ठीक है। आपका ऑप्शन दे देगा, ग्लूकोज, दूसरा दे देगा फ्रूक्टोज, तीसरा दे देगा शुगर, 4 दे दिया आपका यूरिया, या तो दूसरे नाम से दे दिया कार्बामाइड,
ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से जो है कंपाउंड्स है जिसको फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में जाना जाता है, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण करने वाले कौन से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूरिया जो है वो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, और भी लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड इन लैब। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि यूरिया जो था वो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कहीं पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड was prepared by, ठीक है। अब आपका ऑप्शन दे दे रहा है क्या, बर्जेलियस ने, बर्जेलियस, लेमरी ने, ऑलर ने, लैटिन ने, इस प्रकार से आपको नाम दे दिया जाएगा। तो किसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया था, तो आपको आज क्या रखना है, ऑलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण किया। ठीक है, उसके साथ साथ और पूछा जाएगा कि कब किया था, वेन किया गया था, कब किया गया था, तो क्या करना है, 1828 ईस्वी में किया गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, vital force theory was given, vital force theory was given by, आपको याद रखना है। फिर इसी तरह दे देगा चारों ऑप्शन, तो आपको क्या किस ऑप्शन पे टिक लगाना है, अगर बर्जेलियस दे दिया तो वही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी कोई भी नाम दे सकता है, आपको साइंटिस्ट का नाम चारों लिख देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सारी बातों को याद रखना है और क्या करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है, नोट करते जाना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, ताकि जितने भी सारे दोस्त हैं जो जिसने 10th पास किया है, उसके बाद क्या करना है कि वो आईएससी करना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं, तो उसको क्या करना है, उसके पास ये शेयर करना, ताकि उसका 11th क्लास जो है वो स्पॉइल ना हो, उसका टाइम क्या हो कि इधर उधर घूमने फिरने खेलने कूदने में बर्बाद ना हो। क्योंकि अगर आप 11th अच्छे से क्लियर नहीं करते तो आपका 12th कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 11th के पढ़ने के बाद ही 12th क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, आपको समझ में आएगी कि क्या है केमिस्ट्री, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे फिजिकल, क्या इकाई का। जब 12th में आप चले जाएंगे तो आपको बुझाएगा नहीं, उस टाइम क्या कीजिएगा कि बोलिएगा कि हमको कुछ केमिस्ट्री में नहीं दसता। तो इसलिए क्या करना है, इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जहां भी समझ में नहीं आया होगा उसको क्या करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो फिर से डाला जाएगा, बहुत जल्दी डाला जाएगा, इसलिए थैंक्स, फिर से मिलते हैं।